हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज़ विथ नवीउल्लाह। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्वराज इन द प्लांटेशन से। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो हमारी आई है उसमें हमने यहाँ जो टॉपिक 2.2 है रेबेलियन इन द कंट्री साइड, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 2 वीडियो है, 2 लेक्चर है। ठीक है, और दोनों लेक्चर को मिलाकर जो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कंट्री साइड वाला अच्छे से समझ लिया था। अब जो स्वराज है ना प्लांटेशन में, इसको समझने वाले हैं इस चैप्टर में। इसको पढ़ लेंगे, पहला ये टॉपिक हो जाएगा और दूसरा हमारा टॉपिक जो है सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले वही साइमन कमीशन वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट मार्च और कैसे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट स्टार्ट होगा। देन हमारा टॉपिक नंबर होगा 3.2 कि जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट है उसको पार्टिसिपेंट्स जो थे वो किस तरह से देखते थे। कई लोग पार्टिसिपेट किए होंगे ना मूवमेंट में, तो अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे पुअर पीजेंट्री है, रिच पीजेंट है। ठीक है, रिच पुअर पीजेंट हो गया। इसके बाद से बिजनेस क्लास है, वर्कर्स है, तो इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। उसके बाद से जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का वो होगा लिमिट्स, मतलब फेल क्यों हो गया सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। इसके बाद अगला वीडियो एक और आएगा जिसमें लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और बस थोड़ा सा रहेगा वो पढ़ना हम लोग को, और उसको पढ़ के चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना लिखा हुआ, ये क्लास 8 की जो बुक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया लास्ट वाले चैप्टर में एकदम क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो उसको आप पढ़ लेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो। बाकी क्वेश्चन आंसर आज से मैं मतलब अब से कोशिश करूंगा ना कि क्वेश्चन आंसर को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो बना के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में। ठीक है, तो समझ में आ गया। बस ये आज वाला एक लेक्चर और इसके बाद वाला एक लेक्चर, ये 2 लेक्चर होगा और दोनों लेक्चर मिला के चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 4 लेक्चर होंगे इस पूरे चैप्टर के। 2 अपलोड हो गया, आज तीसरा ये वाला है, तीसरा वाला आज वाला, और चौथा इसके बाद आएगा, वो फाइनल होगा। ठीक है, आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के आर्ट्स के कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इवन हमारे चैनल पे क्लास 10th की जो इंग्लिश है और क्लास 9th की जो इंग्लिश है उसको भी पढ़ाया जाता है, लिटरेचर को। ठीक है, ग्रामर नहीं, लिटरेचर। ग्रामर भी कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का, लेकिन पहले लिटरेचर कवर कर देते हैं आप लोग का। और एसएसटी आपका कंप्लीट क्लास 9-10th का पढ़ाया जाता है। 11-12th में आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक थोड़ी ना कर सकते हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल याद से ऑन कर लीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपलोड करता रहूँगा कि कब वीडियो आएगी अगली वाली, और क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, देखिए स्वराज इन द प्लांटेशन में क्या कह रहा है। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। देखिए जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना, डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट के गोल होते हैं। कोई सोचता है कि पैसा आ जाए मेरे पास तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई सोचता है कि मेरा घर बन जाए तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। उसी तरह लोग महात्मा गांधी के बारे में भी अलग अलग सोचते थे। किन्हीं को लगता था महात्मा गांधी भगवान है, किन्हीं को लगता था महात्मा गांधी बहुत अच्छे लॉयर हैं, हमारे लीडर हैं। ठीक है, इवन जो इनका कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी जी का स्वराज, स्वराज को भी लोग अलग अलग तरीके से समझते थे। जैसे कोई प्लांटेशन वर्कर है ना, प्लांटेशन वर्कर कहाँ हुआ करते थे, असम में। ठीक है, और भी जगह होते थे लेकिन मैक्सिमम असम में होते थे, क्योंकि चाय की खेती होती है ना, तो इसलिए वहाँ पे अंग्रेज़ लोग पकड़ के ले जाते थे उन लोगों को। तो प्लांटेशन वर्कर जो है ना, तो उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि वो जब मन चाहे घर जा सकें, जब मन चाहे घर से आ सकें। ठीक है, तो उनके लिए यही स्वराज था। ठीक है,
और और तो अब एक बात सोचिए, इन लोगों को ज़बरदस्ती जो है ना रखा जाता था प्लांटेशन फील्ड में, कि जब तक आप लोग को बोला नहीं जाएगा आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं। एक कानून पास हुआ था बेसिकली, 1859 की बात है, ठीक है ना। गांधी जी यहाँ पे कब आए थे? 1915 में, और ये बात 1859 की, बहुत पहले की। तो 1859 की बात है, एक कानून पास हुआ था। क्या नाम है कानून का? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इस कानून के तहत क्या है ना कि जो भी प्लांटेशन में काम कर रहा है वो फील्ड को यानी कि खेत को छोड़कर नहीं जाएगा, वो खेत में ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम ख़त्म हुआ तो अब घर जा रहे हैं या छुट्टी मनाने घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक मालिक नहीं कहेंगे ना तब तक कोई भी प्लांटेशन वर्कर जो है वो जो चाय का खेत है ना उसको छोड़कर नहीं जाएगा, चाय का बागान को, ठीक है। तो उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि भाई इस एक्ट से हमको आज़ादी मिल जाए, हम अपने घर जाएं, ठीक है, गांव से जुड़े रहें। जब काम करना हो तो हम आ जाएंगे गार्डन में, और जब काम हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी हमारी। तो स्वराज का मतलब उनके लिए अलग हो गया, है ना। और जानते हो यही वजह है कि जब उन्होंने सुना ना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, मतलब इन लोग का साथ नहीं देना अंग्रेज़ लोग का, तो वो लोग क्या किए ना, वो लोग सोचे कि चलो गांधी जी तो ऐसा बोले हैं तो हम लोग भी इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं नॉन कॉपरेशन में। तो उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया। अब कानून क्या था कि जब तक परमिशन ना हो तब तक छोड़ना नहीं है, लेकिन इन लोग को जैसे ही पता चला गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो इन लोगों ने तो छोड़ दिया प्लांटेशन को, और ये लोग निकल गए घर की तरफ। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये लोग घर चले जाते, लेकिन वही बात है कि हर किसी को स्वराज का मतलब अलग अलग समझ में आया। तो एक थे रेलवे स्ट्राइकर, रेलवे पे जो कर्मचारी लोग थे ना, तो रेलवे के कर्मचारी लोग ने भी स्ट्राइक कर दिया था, क्योंकि उनको भी तो स्वराज चाहिए ना, उनको भी आज़ादी चाहिए अपनी। तो उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया था, इसलिए बेचारे लोग बीच में फंस गए। प्लांटेशन वर्कर जो है घर नहीं जा पाए, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर का मानना था कि गांधी राज आके रहेगा, और जब गांधी राज आएगा तो एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, सबको गांव में ज़मीन मिलेगा। ज़मीन के बात पे इतना क्यों ये लोग ये हो गए? क्योंकि भाई ये लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो उनको खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन ही तो चाहिए ना। अपना आराम से ज़मीन रहेगा, आराम से काम करेंगे। लेकिन घर नहीं पहुंच पाए। रास्ते में रेलवे के कर्मचारी जो थे, पहले तो स्टीमर चलता था ना, स्टीम वाला रेलवे चलता था, तो स्टीमर रेलवे के कर्मचारी जो थे उन लोग स्ट्राइक किए हुए थे। अब उन लोग के स्ट्राइक करने की वजह से ये लोग रास्ते में फंस गए, आगे जा नहीं पाए। तो कुछ लोग को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ लोग जंगल में भाग गए। हालांकि बाद में वो लोग भी पकड़ा गए, लेकिन यही हुआ, मतलब ये लोग आज़ाद नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए। अब प्रॉब्लम क्या था पता है? विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस कई सारा प्रोग्राम करती थी, लेकिन अपने किसी भी प्रोग्राम में कांग्रेस ने बताया नहीं अच्छे से कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो स्वराज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्वराज का मतलब क्या है ये नहीं समझाया किसी को। तो सब लोग अपने तरीके से समझा, ठीक है, इंटरप्रेट कर लिया सब लोग स्वराज को अपने अपने तरीके से। सबको लगा ना कि स्वराज का मतलब ये है कि हमारी सारी दुख परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो भाई अलग अलग लोगों की दुख परेशानी तो अलग अलग होती है, इसलिए सब ने अपने अपने तरीके से सोचा कि हमारी दुख परेशानी ख़त्म हो जाएगी। खैर, ट्राइबल्स लोग जो भी काम करते थे ना, सारे काम में गांधी जी का नाम लेते थे कि हम गांधी जी के कहने पर चल रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी का डायलॉग था, स्लोगन था, स्वतंत्र भारत। तो उन लोगों को तो पता था नहीं कि स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है, लेकिन बस गांधी जी ने कहा है तो इसलिए वो लोग भी इसी स्लोगन को लगाकर और अपनी आज़ादी मांगते थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत कहकर। तो जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने किया, सब गांधी जी के नाम पे किया। उन्होंने जो भी आंदोलन मूवमेंट किया, उन्होंने कांग्रेस के मूवमेंट से अपने मूवमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। तो यही हुआ कि लोग मतलब गांधी जी के नाम पे काम तो कर रहे थे सारा, लेकिन उस काम का रियल मतलब क्या है किसी को पता नहीं था। तो सब अपने तरीके से उस चीज़ को देख रहे थे। तो यही था स्वराज इन द प्लांटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा स्वराज इन द प्लांटेशन। ये चौरी चौरा कांड का फ़ोटो यहाँ पे दिखाया गया है। क्लास 8 की बुक पढ़िएगा, आपको चौरी चौरा कांड समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ था। गोरखपुर है,
गोरखपुर में जगह है चौरी चौरा, ठीक है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था बाज़ार में। अब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ पे पुलिस आ गया। पुलिस देखा कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ में, तो पुलिस गोली चलाने लगा तो लड़ाई हो गया। और जब ये सब पूरा कांड का सुना गांधी जी ने, पता है क्या किया था लोगों ने जाकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे। पुलिस वाले इन लोग को मारे जो धरना कर रहे थे उन लोग को, तो जो लोग थे तो वो लोग जाके पुलिस को भी मारे, ठीक है। मतलब दोनों में झड़प हुआ। इधर से पुलिस मार रही थी धरना करने वालों को, और धरना करने वाले में जो लोग गुस्सा हो गए, खिसिया गए, या उनके रिश्तेदार थे, वो लोग जाके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए। तो जब इस चीज़ का घटना का सुना गांधी जी ने, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, रोक लगा दिया कि नहीं भाई बंद कर दीजिए इसको, लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए अब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। देखो, लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। लाला लाजपत राय ना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना साइमन का, कि साइमन वापस जाओ, तो ब्रिटिशर्स ने इनको लाठी डंडे से मार कर जान से मार दिया था। तो इतना मतलब इंजरीज किया, उनको इतना मारा कि वो मतलब उनका डेथ हो गया। तो वही वहाँ पे दिया हुआ साइड में इंफॉर्मेशन है। तो बात है फरवरी की, फरवरी 1922 की बात है। महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब बंद करना है। क्यों बंद करना है पता ही चल गया था, चौरी चौरा कांड हो गया, मैंने आपको बताया अभी। तो उनको लगा ना कि मूवमेंट जो है अब धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है, सब जगह लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। तो सत्याग्राहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। तो पहले ट्रेनिंग देना है हम लोग को, सत्याग्राही को अच्छे से जब ट्रेनिंग दे देंगे ना, तो लोग अच्छे से फिर मूवमेंट में प्रोग्रेस दिखाएंगे। नहीं तो फिर अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स, कुछ लीडर्स अब टायर्ड हो गए थे, भाई कितना कोई भी करेगा, कितने साल तक प्रोटेस्ट करेगा कोई भी। 1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया ना, 1922 आ गया। तो कितने साल तक आखिर कोई करेगा स्ट्रगल, थक गए थे वो लोग अब। तो वो लोग चाहते थे कि अब हम लोग प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। गांधी जी ने क्या बोला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बाइकआउट करना है। लेकिन अब तो मूवमेंट ख़त्म हो गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं। और याद रखिएगा, प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन जो है, प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इससे दिया गया है लोगों को पार्टिसिपेशन करने का राइट, ठीक है। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना 1919 का, इससे लोगों को, जनता को, इंडियंस को राइट दिया गया कि ये लोग भी प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने सोचा ना ऐसा, जो लोग थक गए थे स्ट्रगल करते करते, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि सरकार में रहकर सरकार की पॉलिसीज़ का हम विरोध करेंगे, क्योंकि बाहर रहकर कर रहे हैं तो मार पीट रहे हैं वो लोग हम लोग को, तो क्यों ना सरकार में रहकर ही उनका विरोध किया जाए। उन्होंने सोचा कि ये जो काउंसिल्स हैं ना, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, हम लोग रिफॉर्म के लिए बोलेंगे, एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो कौन कौन लोग थे ऐसे जो चाह रहे थे कि सरकार में रहकर उनके पॉलिसीज़ का विरोध करके उसको रिफॉर्म करें, सुधारें। तो वो थे, एक थे CR दास, एक थे मोतीलाल नेहरू, और कई और लोग भी थे। तो कांग्रेस के अंदर ही रहकर इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी में CR दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई। ये स्वराज पार्टी कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी थी, ठीक है। कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर ही एक यूनिट बन गया स्वराज पार्टी। ये वो यूनिट है जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये वो यूनिट है जो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये लोग चाह रहे थे काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना। और दूसरे तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस,
जो कि उस टाइम पे जवान थे। अब जवान है तो इन लोग भाई चाह रहे थे कि मतलब हम पूरी तरह से ब्रिटिश को मार के भगा दें। जब देश हमारा है तो राज वो लोग क्यों करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम और बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाएंगे, ठीक है, मास एजिटेशन, मतलब खूब सारी भीड़ जुटाएंगे और पूरी आज़ादी लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। डोमिनियन भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारे झंडे के नीचे हम लोग अपना रूल करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, नहीं, हमें ब्रिटिश का झंडा भी नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब पता है क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हम लोग इंडिपेंडेंट तो रहेंगे लेकिन हमारे ऊपर अथॉरिटी कौन रहेगी? ब्रिटिश। झंडा किसका रहेगा? ब्रिटिश का, ठीक है। ऐसी आज़ादी क्या फ़ायदा भाई जब झंडा उनका लगेगा। नहीं चाहिए, हमें झंडा अपने देश का लगाना है कि नहीं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने बोला हमें पूरी आज़ादी चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरकार के साथ में रहकर उनको सुधारेंगे, और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि नहीं उन लोग को भगा देंगे और पूरी तरह से आज़ादी लेंगे। तो इस वजह से आपस में मतभेद हो गया, ठीक है। आपस में ही लोग डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, डिसेंशन हो गया, नाराज़गी हो गया, मतभेद हो गया। तो पहला अब यहाँ से इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, ये अलग शेप लेना शुरू कर दिया। जैसे अब देखो वहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम था। पहला तो ये तो हो गया इंटरनल डिबेट हो गया, आपस में ही झगड़ा हो गया उस टाइम पे लोगों में। कांग्रेस पार्टी में वही तो एक पार्टी थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसा नहीं है, और भी पार्टी थी, लेकिन सारी पार्टी को मिलाकर कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। काफ़ी सारी पार्टियाँ मर्ज हो गई थी कांग्रेस में, ठीक है। और कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो पहला तो हो गया कि आपस में झगड़ा हो गया। अब दूसरा क्या था कि उस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया था, यानी कि बाज़ार एकदम ख़त्म हो गया था। एग्रीकल्चर प्राइसेस है ना, मतलब खेती बाड़ी से जो भी सामान निकल रहा था, चावल गेहूँ जो भी था, उस सब का प्राइस एकदम ख़त्म हो गया। 1926 से लीजिए प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, 1926 से दाम एकदम गिरना ख़त्म हुआ चावल गेहूँ सबका। और 1930 आते आते पूरा ही एकदम मार्केट ठप हो गया। अब सोचिए, खुद सोचिए आप कि जब आपका सामान बिक ही नहीं रहा है तो आप सामान बनाएंगे वैसे में? नहीं बनाएंगे ना सामान। जब आपकी खेती बाड़ी का सामान, आप खेती कर रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं अनाज को, अनाज का आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो आप कैसे अनाज उगाएंगे? नहीं उगाएंगे आप। तो पूरा मार्केट एकदम ठप हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट वगैरह सब ख़त्म हो गया, डिमांड भी ख़त्म हो गया। अब पीजेंट को बड़ा मुश्किल होने लगा भाई। किसान को मुश्किल क्यों होता था? क्योंकि किसान को टैक्स भरना पड़ता था अंग्रेज़ को। तो जब इनका सामान बिक ही नहीं रहा है, ये जो भी उगा रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, बिक ही नहीं रहा है, तो ये अपना टैक्स कैसे पे करेंगे? तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। तो देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। उधर कांग्रेस भी आपस में झगड़ रही है, इधर देश में मार्केट ठप हो गया है, रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हैं। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, 1927 की बात है। 1927 में ब्रिटेन में क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ, साइमन कमीशन बनाया गया, ठीक है। और इसके हेड थे सर जॉन साइमन। तो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गया था, नया गवर्नमेंट आया था, टोरी गवर्नमेंट। और वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ तो उसने साइमन कमीशन बनाया, साइमन जिसके हेड थे। तो हो क्या रहा था कि इस कमीशन का काम क्या था कि आप जाइएगा इंडिया में, देखिएगा कि जो हम लोग हैं अंग्रेज़, हम लोग जो अंग्रेज़ हैं, तो हम लोग सही से वहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बनाया हुआ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो हमारा बनाया हुआ रूल्स रेगुलेशन सही से वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो एक चीज़ तो ठीक है, कमीशन बनाया तो ठीक चीज़ के लिए था कि हाँ भाई कानून व्यवस्था सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। होता है ना, नया नया सरकार आया है तो नया नया सरकार आया तो अपना कुछ तो दिखाएगा ना कि हाँ हम काम कर रहे हैं। तो नया सरकार आया तो कमीशन बनाया देखने के लिए कि हाँ भाई नियम कानून वहाँ सही से चल रहा है कि नहीं इंडिया में। लेकिन गलती क्या कर दिया कि सब अंग्रेज़ को ही डाल दिया कमीशन में। अब सोचो कि सब जब अंग्रेज़ ही रहेंगे
तो क्या कोई जाके बता पाएगा उन लोग को कि अंग्रेज़ क्या यहाँ पे बुरा काम कर रहे हैं? नहीं ना, वो तो वही बात हो जाएगा कि सब तो आपस में भाइये है ना। अब भाई तो भाई का बुराई करेगा नहीं, तो जब सब अंग्रेज़ ही है तो कौन जाके बुराई करेगा? कोई नहीं। तो 1927 में इसको सेटअप किया गया था, बनाया गया था, और 1928 में इसको इंडिया भेजा गया। ठीक है, 1928 में इसको इंडिया भेजा गया। तो जब इंडिया आया ना 1928 में साइमन कमीशन, तो सब रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, और रेलवे स्टेशन पे सब खड़े होकर हाथ में बैनर लिए हुए थे, और बैनर पे लिखे हुए थे सब कि साइमन वापस जाओ। पूरा नारा लगाने लगे सब, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, एक मिनट, इसका जूमिंग इतना रखते हैं, इतना जूमिंग पे ठीक है। अब जो वहाँ पे नारा लगा रहे थे ना लोग, सब लोग, तो वहाँ पे वही इंसिडेंट हुआ, लाला लाजपत राय को पीटा गया, उनका डेथ हो गया। वहाँ पे डेथ हो गया तो हिंसा भड़क गया, कई जगह पर लोग मारा पीटी करने लगे इन लोग से। खैर, तो जितनी भी पार्टीज़ थी, सब पार्टीज़ जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। वही जो नारा लगाने वाला काम था कि साइमन वापस जाओ, साइमन का विरोध करने में सब ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब ने, जितनी भी पार्टी थी। और इन लोग अब हो तो गया, मामला ख़राब हो गया, बिगड़ गया मामला वहाँ पे, लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। तो अब इसको लगा लॉर्ड इरविन को कि भाई अब तो मामला हाथ से जा रहा है, मामला बिगड़ रहा है, गलती हो गया लाला लाजपत राय का डेथ होकर, गलती कर दिया हमने उनको पीट कर। तो इसलिए अक्टूबर के टाइम पर 1929 में अक्टूबर के टाइम पर लॉर्ड इरविन जो है इन लोग का भरोसा जीतने के लिए क्या किया, उसने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, लेकिन कब देंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया, बस इतना बोल दिया अक्टूबर में कि एक काम करिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब आपको आज़ादी देंगे, वही जो मैंने आपको बताया डोमिनियन स्टेटस, आज़ादी देंगे, लेकिन आप फिर भी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में रहेंगे। तो बोला कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, लेकिन आपको हमारे साथ राउंड टेबल पर बातचीत करनी होगी। पहले वही होता था, राउंड टेबल होता था, उसके इर्द गिर्द बैठते थे सब, वहीं पे डिस्कशन होता था। तो बोला कि आपको राउंड टेबल पर हम लोग से बातचीत करनी होगी। तो किस बारे में बातचीत करनी है भैया? तो यही कि जब हम आपको आज़ाद करेंगे, जब आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तब आप लोग अपना संविधान कैसे बनाएंगे, कैसे आप अपने आप को मैनेज करेंगे, क्या नियम कानून बनाएंगे आप, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि डोमिनियन स्टेटस कब देंगे। और ये सब काम क्यों कर रहा था लॉर्ड इरविन? लॉर्ड इरविन वाइसरॉय था, ये सब काम कर रहा था क्योंकि भाई लाला लाजपत राय जो थे, उनका डेथ इन्हीं अंग्रेज़ लोग की वजह से हुआ था। सॉरी, तो लाला लाजपत राय का डेथ इन्हीं लोग के वजह से हुआ था, अंग्रेज़ लोग के वजह से। तो इसलिए वो लोग सोचा कि ऐसा करेंगे तो ये लोग हमसे नाराज़ नहीं रहेगा, ये लोग हमसे खुश हो जाएगा। तो इसलिए उसने बोला कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, आके बातचीत कर लीजिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। लेकिन इससे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो नहीं सेटिस्फाई हुए। कोई कैसे होगा भैया, आप किसी को मार दिए हो, अब आप सोच रहे हो कि हम उसको ऑफ़र देकर पैसिफाई कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो जो रेडिकल्स थे कांग्रेस में, रेडिकल्स वही जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। तो हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये लोग असर्टिव होने लगे, ये लोग मतलब मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, और लेकिन जो लिबरल्स लोग थे, जो मॉडरेट्स लोग थे, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, वही CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग, इन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल रहा है तो कम से कम हमें कानून व्यवस्था अपने हाथ में तो मिल रहा है ना। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाएंगे, मतलब इन्होंने ये तैयार हो गए। ठीक है, लिबरल और मॉडरेट लोग, कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना, डोमिनियन, ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर रह कर ही। लेकिन इन लोग का ये जो अब डिमांड था लिबरल और मॉडरेट लोगों का, ये धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहा था। मतलब इन लोग का जो चल रहा था ना काम, लिबरल और मॉडरेट का, कि हम ब्रिटिश के अंदर रहकर कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के डोमिनियन में रहकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अपने आप को रूल करेंगे। अब
ये आइडिया फेल होता जा रहा था, ठीक है, ये आइडिया फेल होता जा रहा था। और किसका आइडिया आगे बढ़ रहा था अब? रैडिकल लोगों का, कि भैया पूरी आज़ादी चाहिए हम लोग को। तो दिसंबर 1929 का बात है, अक्टूबर में ऑफ़र आया था, ठीक है। अब दिसंबर 1929 का बात है। तो मैंने जैसा कि बताया कि भाई इन लोग का अब धीरे धीरे अब फेल हो रहा है आइडिया मॉडरेट लोगों का, तो अब उन लोग का आइडिया हट जाएगा, अब डोमिनियन की बात ही नहीं होगी। तो कितना भी हाथ पैर मार ले लॉर्ड इरविन कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, अब मानने वाला नहीं है कोई, ठीक है। तो रेडिकल के जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात रख दी कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए, अब सिर्फ स्वराज से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे डिसाइड हुआ कि ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस में, याद रखना ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि कांग्रेस की किस मीटिंग में डिसाइड हुआ था पूर्ण स्वराज का। तो लाहौर में जो मीटिंग हुआ कांग्रेस का, लाहौर कांग्रेस सेशन, तो उसमें डिसाइड हुआ कि पूर्ण स्वराज चाहिए। अब बात भी हो गया कि ठीक है, तो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1930 को हम लोग मना लेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। हाँ, लेकिन एक बात है कि लोगों को वहाँ पे आना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा भीड़ जुटाएंगे और सब लोग वहाँ पे कसम खाएंगे, ठीक है, कसम खाएंगे कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे और लड़कर पूरी आज़ादी लेंगे अंग्रेज़ों से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि भाई देखो, एक चीज़ देखो, जगह देखो आप कहाँ पे हो रहा है कांग्रेस, मतलब मीटिंग कहाँ हो रहा है? लाहौर में। लाहौर इंडिया को, पूरे इंडिया के लोगों को तो कैप्चर नहीं कर पाएगा ना वहाँ से कोई भी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, काफ़ी कम लोग आ पाए मतलब, ठीक है। और फेल हो गया फिर सेलिब्रेशन। तो महात्मा गांधी ने बोला, महात्मा गांधी को अब लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं सब इनिशिएटिव में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना अंग्रेज़ों को पछाड़ने के लिए। तो गांधी जी ने सॉल्ट को सिंबल बनाया विरोध करने का, नमक को, ठीक है। जब 26 जनवरी वाला फेल हो गया ना, तब अभी देखो 26 जनवरी, हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं कि हमारा संविधान जो उस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। हालांकि हमारा संविधान जो है ना नवंबर में ही बन गया था, हमने इंतज़ार किया दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी को हमने लागू किया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही पहली बार हमने आज़ादी मनाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम नमक के थ्रू लोगों को जोड़ें। कमी क्या हो रहा है हर बार कि लोग यूनाइट नहीं है। यूनाइटेड अगर रहें, लोग अगर एकजुट रहें, तो फिर हम लोग किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी के लिए गांधी जी ने सोचा कि अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति, नीची जाति, कोई भी हो, नमक तो सब खाता है, तो नमक से तो सब जुड़ेंगे। और नमक पे अंग्रेज़ लोग टैक्स लगाता था, मोनोपोली रखे हुआ था। तो बात है 31 जनवरी का, 31 जनवरी 1930। गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, और उसमें 11 डिमांड मांगा। उस लेटर में 11 डिमांड रखा, ठीक है। जैसे एक डिमांड था सॉल्ट टैक्स ख़त्म करने का, ठीक है, एक डिमांड था सॉल्ट टैक्स ख़त्म करने का। अब ये जो डिमांड्स था ना, वो जनरल इंटरेस्ट का था, मतलब सब में जो कॉमन डिमांड है वो क्या है, तो वो सारा डिमांड लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ जनरल इंटरेस्ट का डिमांड हो गया, कुछ हो गया डिफरेंट क्लासेस का डिमांड, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का डिमांड, कुछ पीजेंट का डिमांड। तो सब के डिमांड्स को मिलाकर इन 11 पॉइंट्स में लिखा गया था। तो एक डिमांड था सॉल्ट टैक्स ख़त्म करने का। अब नमक तो सब खाता है, अमीर हो, गरीब हो, है ना, सब खाता है, काफ़ी ज़रूरी आइटम है हमारे खाने का। तो गांधी जी ने सोचा कि इसी को हम मुद्दा बनाएंगे। यही होता है ना, नेता उसी मुद्दे को चुनता है जो जनता में पॉपुलर हो, इससे जनता का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या था कि कंपनी ने पहला क्या किया हुआ था, कंपनी ने बोला कि मेरे अलावा कोई भी नमक नहीं बना सकता है, यानी कि मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगल,
तो बोला कि सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर अंग्रेज़ होंगे, सिंगल प्रोड्यूसर, इकलौते नमक बनाने वाले अंग्रेज़ होंगे। ठीक है भाई। अब दूसरा नौटंकी क्या कर दिया कि हम जो नमक बनाएंगे उस पर हम टैक्स भी लगाएंगे। अब टैक्स लगेगा नमक पे तो नमक तो महंगा मिलेगा, और नमक तो खाने का काफ़ी ज़रूरी कमोडिटी है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने जनता के सामने ब्रिटिश का ये खराब चेहरा लाया कि देखो, एक तो हमारे देश का नमक है और ऊपर से हम लोग को बनाने का अधिकार भी नहीं दे रहा है, और ऊपर से उस पर टैक्स भी लगा रहा है, तो ये तो गलत है। अब महात्मा गांधी का लेटर एक तरह से एक धमकी था। धमकी क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने उसमें क्या लिख दिया कि अगर 11 मार्च तक नहीं पूरा हुआ तो समझ लो फिर कैंपेन स्टार्ट होगा। इस बार सीधे डिसओबे करेंगे। एक होता है कि हम साथ नहीं दे रहे हैं किसी का किसी काम में, और एक होता है कि हम सीधे उससे विरोध करने लग जाएं कि तुम ये काम नहीं करेगा। जैसे अगर अंग्रेज़ बोल रहा है कि हम नमक बनाएंगे, ठीक है, हम नमक बनाएंगे, हमारी मोनोपोली होगी, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नज़रिए से क्या होगा कि हम उस नमक को ना तो खरीदेंगे, ना ही इसके प्रोडक्शन में हम हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट क्या होगा पता है? कि भैया तुमको हम बनाने ही नहीं देंगे नमक, नमक हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तुमको हम नमक जो है बनाने ही नहीं देंगे, नमक मेकिंग ही नहीं करने देंगे, ठीक है, बनाने ही नहीं देंगे तुमको नमक, नमक हम लोग बनाएंगे। तब नॉन कॉपरेशन में क्या था कि हम साथ नहीं दे रहे हैं, ना खरीद के और ना ही हम काम करके साथ देंगे। लेकिन सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट में क्या है कि तुम्हारा जो भी कानून है हम उस कानून को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सिविल डिसऑबीडेंस। तो धमकी था कि 11 मार्च तक नहीं पूरा हुआ तो कैंपेन स्टार्ट होगा। अब इरविन बोला कि तुम लोग मेरा बात माना नहीं था तो हम क्या माने, हम भी तो बुलाए थे तुम लोग को कि आओ भाई बतिया लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो तुम लोग मेरा बात माना नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इरविन बात नहीं माना तो गांधी जी अपने 78 वॉलेंटियर के साथ स्टार्ट कर दिए मार्च, सॉल्ट मार्च, ठीक है। तो 240 मील पूरा डिस्टेंस कवर करना है। गांधी जी का आश्रम है ना साबरमती में, वहाँ से डांडी तक जाना है। ये दोनों जगह गुजरात में ही है। डांडी एकदम कोस्टल एरिया है, एकदम किनारा है जहाँ पे नमक बनता है, ठीक है। और साबरमती जहाँ पे आश्रम है गांधी जी का, तो आश्रम में बुलाए सबको 78 लोग के साथ, वहाँ से शुरू कर दिया आश्रम से। तो ये लोग 240 मील जाना था, दूरी तय करना था, हर रोज़ 10 मील जाते थे। तो 24 दिन में इन्होंने अपना पूरा यात्रा जो है कंप्लीट कर लिया। अब हर रोज़ जो 10 मील ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो रास्ते में जहाँ जहाँ जा रहे थे ना, तो वहाँ लोगों को समझा रहे थे कि स्वराज का मतलब क्या है। अब भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी था समझाना, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि स्वराज का मतलब किसी को समझाए नहीं थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, सब आपस में मारा पीटी कर रहा था। तो इसलिए इस बार गांधी जी जहाँ जहाँ जाते गए तो हर 10 मील रोज़ चलते थे, जहाँ रुकते थे लोगों को समझाते थे स्वराज का क्या मतलब है। फाइनली 6 मार्च को गांधी जी पहुँच गए डांडी में, ठीक है। अब वहाँ पे डांडी में पहुँचे और वहाँ पे कानून तोड़ दिया। कानून क्या था कि सिर्फ अंग्रेज़ बनाएगा नमक को, तो इन्होंने वहाँ पे नमक बनाया, नमक बना के कानून तोड़ दिया अंग्रेज़ का, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट। डिसओबे करना, निरादर करना शुरू कर दिया इंडियंस ने अंग्रेज़ों का। अब क्या डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया है, आगे देखते हैं और क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि पीपल वर नाउ आस्क्ड रिफ्यूज़ कॉपरेशन। पहला, कॉपरेशन मत करो, साथ मत दो, तो ये तो कॉमन हो गया। सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट में ये जो बात बोला गया कि साथ मत दो, तो भाई नॉन कॉपरेशन में भी तो यही बोला गया था कि साथ मत दो।
लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ सिर्फ साथ ना देने की बात नहीं है, यहाँ साथ ना देने के साथ साथ उनके कानून को भी तोड़ना है। ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ क्या था कि साथ नहीं देना, वो जो काम कर रहे हैं करने दो, अगर वो सॉल्ट पे मोनोपोली लगा रहे हैं लगाने दो, लेकिन हम लोग उनका साथ नहीं देंगे, ना उनसे खरीदेंगे और ना ही हम उनका जाके उनके यहाँ काम करेंगे, नौकरी करेंगे। ठीक है। लेकिन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ कि वो जो काम कर रहे हैं ना वो काम भी नहीं करने देंगे हम उनको। तो डिफरेंस समझ में आया। तो ऐसा ही हुआ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट कानून को, तो उसी तरह पूरे देश में भी अलग अलग लोग ने जहाँ जहाँ बात पहुँची तो उन लोगों ने भी सॉल्ट के इस कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। और लोगों ने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। सॉल्ट की जो फैक्ट्रीज थी ना सरकारी, उन सब फैक्ट्री के सामने लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे मूवमेंट और फैलता गया और अब नमक से आगे बढ़े लोग। जैसे अब कपड़े पर आ गया कि कपड़े को भी बाइकआउट करो, दारू पे आ गया कि दारू का दुकान को भी एकदम बंद करो, तो दारू के दुकान के सामने भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ऊपर से जो किसान लोग थे ना, अब इन लोग पर भी आ गया कि ये लोग सोचे कि अब तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, फिर से गांधी जी ने मूवमेंट एक स्टार्ट किया है, तो इन्होंने बोला कि अब हम भी टैक्स नहीं भरेंगे। जब गांधी जी कानून तोड़ रहे हैं तो हम भी कानून तोड़ेंगे, न टैक्स भरेंगे, न मतलब खेती बाड़ी का भी टैक्स नहीं भरेंगे और चौकीदारी का टैक्स भी नहीं भरेंगे। पहले क्या होता था कि गांव में अगर आपको कुछ भी चौकीदार लगाना है ना तो उसके लिए आपको अंग्रेज़ सरकार को पैसा देना पड़ता था। ठीक है। तो उसको बोल दिया कि अब हम चौकीदारी का भी टैक्स नहीं भरेंगे। विलेज के जो ऑफिशियल थे जो सरकार के लिए काम करते थे अंग्रेज़ के लिए, उन लोगों ने बोला कि अब हम भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। और कई जगह पर जो फॉरेस्ट पीपल थे उन लोगों ने भी फॉरेस्ट के लॉ को तोड़ दिया। फॉरेस्ट का लॉ क्या था कि कानून बन गया था कि कोई भी बिना अंग्रेज़ के परमिशन के रिज़र्व फॉरेस्ट से कुछ भी सामान नहीं लेगा, ना ही लकड़ी काटेगा जाके वहाँ पे और ना ही अपना जानवर को ले जाके चढ़ाएगा। लोगों ने देखा कि भाई मौका बढ़िया है, मामला गर्म हुआ है, तो चलो हम लोग भी इसका कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी जी ने तो बोल दिया है कि इस बार साथ ना देने के साथ साथ कानून भी तोड़ना है। पिछली बार तो सिर्फ हम यही कर रहे थे ना कि कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इस बार ना तो कॉपरेट करना है और ना ही बात मानना है, सारा कानून तोड़ देना है इसका। अब इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया भाई, नमक से स्टार्ट हुआ, कपड़े पे आया, दारू पे आया, टैक्स पे चला आया बात, ऑफिशियल भी अब बात नहीं सुन रहा है, फॉरेस्ट के लोग भी अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इससे घबरा गया अंग्रेज़ लोग। अब घबरा के क्या किया, एक एक करके कांग्रेस के जो लीडर लोग थे ना सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। अब इसके वजह से कई जगह लड़ाई हो गया, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो लोग शांत थोड़ी रहेंगे, तो लड़ाई हो गया सब जगह। तो एक केस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल 1930 की बात है। ठीक है, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था ना, तो अप्रैल की ही बात है 1930 की। महात्मा गांधी के एक बहुत बढ़िया डिसाइपल थे, चेला थे, जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया जाने लगा। ठीक है। अब जब इनको अरेस्ट किया गया, अब चूंकि ये पेशावर में रहते थे, तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो भारी मात्रा में पूरा भीड़ जो है ना, ढेर सारे लोग गली में इकट्ठा हो गए। अब जब गली में लोग इकट्ठा हो गए, विरोध करने लगे कि नहीं हम नहीं ले जाने देंगे इनको, पूरा प्रदर्शन करने लगे कि इनको अरेस्ट क्यों किया है। तो फिर पुलिस पूरा गुस्सा गया, पुलिस गुस्सा होके पूरा गाड़ी चलाने लगा। ठीक है, इन लोग के ऊपर, मतलब जितने लोग थे ना वहाँ पे, उन लोग पे गाड़ी चला दिया, उन लोग पे गोली चलाया। ठीक है, फायरिंग भी किया। तो इस वजह से बहुत लोग मारे गए। अब कोई मारा जाएगा तो शांत थोड़ी ना रहेगा, लोग मारा गया तो लोग ने भी विरोध किया, तो इधर से अंग्रेज़ भी मार रहा है, इधर से जनता भी मार रहा है। खूब लड़ाई हुआ, बहुत लड़ाई हुआ। ठीक है, फिर एक महीने के बाद एक महीने के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो लोग और भड़क गए, इतना भड़क गए अब चूंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया है
तो इतना भड़क गए कि जो एग्जाम्पल के तौर पर जो शोलापुर में जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर लोग थे ना, वो लोग पुलिस स्टेशन पे हमला करने लगा। सरकारी बिल्डिंग जो था ना म्यूनसिपैलिटी का, उस पर हमला कर दिया, कोर्ट पे हमला कर दिया, रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया। मतलब जो भी चीज़ अंग्रेज़ का था ना, जिससे अंग्रेज़ का स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी चीज़, कोई भी सिंबल अंग्रेज़ का, तो सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया लोग। गवर्नमेंट घबरा गया कि क्या हो गया भाई, क्या हम लोग सोच रहे थे क्या हो गया। तो उसके सामने अब एक ही रास्ता था कि मारो जितना हो सके लोगों को, अरेस्ट करो, जेल में डालो। तो उसने मारना शुरू किया, बच्चे को, औरत को, सबको मारा। लगभग 1 लाख लोग को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब जब ऐसा ख़राब सिचुएशन हो गया तो गांधी जी ने फिर से मूवमेंट बंद कर दिया। बार बार यही होता है यार, जब मूवमेंट इस तरह का वायलेंट होने लगता है तो गांधी जी मूवमेंट बंद कर देते हैं। इसलिए लोग गुस्सा हो गए थे। इसलिए जब अगली बार सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट होगा ना, तो लोग उतना मन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग को लग रहा था कि हम लड़ाई जीत रहे हैं, हर जगह लड़ाई जीत रहे हैं, तो क्यों ना हम लड़ाई करके ही जीत जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जो आज़ादी लड़ाई करके मिलती है ना, तो उसके बाद उस देश में हर काम लड़ाई पे ही होता है। जैसे पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान लड़ाई करके भागा था, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी सरकार स्टेबल नहीं है। कभी भी कोई सरकार उनका 5 साल तक नहीं चलता है। हर बात पे उनके यहाँ दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा यही होता है। तो यही दिमाग में रखिए कि गांधी जी हर बार मूवमेंट क्यों बंद करते थे, क्योंकि गांधी जी जानते थे अगर एक बार आज़ादी लड़ाई करके मिली तो फिर हर बार हर काम के लिए जनता लड़ाई करेगा। तो इससे तो देश बँट जाएगा ना, देश में बंटवारा होगा ना, और हमें तो देश को एक करना है, देश को इकट्ठा करना है। तो इसलिए जब भी वायलेंट होने लगता था मूवमेंट, तो गांधी जी मूवमेंट बंद कर देते थे, ठीक है। खैर, तो इरविन के साथ समझौता किया इन्होंने, समझौते पर गए। 5 मार्च की बात है, 1931 मूवमेंट बंद हो गया है। गांधी इरविन के बीच समझौता होना है, ठीक है। गांधी जी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर से इनको बुलाया कि आइए बात कर लेते हैं बैठ के। कांग्रेस ने तो पहले बाइकआउट किया था पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, याद ही होगा, लंदन में। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। देखो लिखा हुआ है, कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल। फर्स्ट वाला बाइकआउट कर दिया था जो अक्टूबर में ऑफर किया था, है ना। तो अब गांधी जी जो है, गांधी जी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। पहला वाला बाइकआउट कर दिया था लेकिन इस वाले में गए हैं, लंदन चले गए। गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, हमने जो लोगों को अरेस्ट किया है तो हम आज़ाद कर देंगे उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग को अरेस्ट कर लिया था ना, उसके बाद तो उतना लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा। गांधी जी को भी तो अरेस्ट कर ही लिया था। खैर, तो बोला कि ठीक है हम आज़ाद कर देंगे। तो दिसंबर में गांधी जी वापस आए। गए कब थे? देखो 5 मार्च 1931, इस टाइम पे समझौता का शुरुआत हुआ था। खैर, दिसंबर में गांधी जी वापस आए। सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया, सॉरी। दिसंबर के टाइम पर गांधी जी लंदन गए थे कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, दिसंबर के तो इसमें, और फिर आएंगे 1932 में, ठीक है ना। 1931 दिसंबर में गांधी जी लंदन चले गए। अब गए वहाँ पे, बातचीत हुआ लेकिन काम नहीं बना। आज़ादी चाहिए थी, वो लोग तैयार हो ही नहीं रहा था, तो गांधी जी को वैसे ही वापस आना पड़ा, बात नहीं बना तो। लेकिन गांधी जी यहाँ आए ना, तो यहाँ का माहौल देखकर और ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अलग ही कारनामा चल रहा था। वहाँ पे तो गांधी जी को इंगेज कर दिया, वो लोग बिजी रखा। यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सब को पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो कांग्रेस पार्टी थी तो इसको बैन कर दिया, बोल दिया कि इलीगल है, ठीक है। अब बहुत मार पिटाई शुरू हो गया, जगह जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है, तो जगह जगह पे लोग को मारा पीटा भी जा रहा है। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल बनाने का कोशिश किया गया। और जब ऐसा हुआ तो गांधी जी सोचने लगे कि भाई जब मामला इतना बिगड़ गया है तो हमें अब फिर से अपने आंदोलन को शुरू करना होगा, तो री लॉन्च करना है, ठीक है। तो गांधी जी ने सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट को
फिर से शुरू किया। लेकिन इस बार वो मोमेंटम नहीं था, इस बार लोगों में वो जोश नहीं था। क्यों जोश नहीं था लोगों में? क्योंकि जिस मकसद से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, है ना। तो लोगों का मकसद क्या था, लोग क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में, तो उसको हम समझते हैं। देखो, हमारे इंडिया में अलग अलग सोशल ग्रुप है, ठीक है। जैसे कुछ वर्कर्स हैं, कुछ अमीर पीजेंट है, रिच पीजेंट किसान, कुछ पुअर पीजेंट है, गरीब हैं, कुछ बिजनेस क्लास के लोग हैं। तो अलग अलग ग्रुप है लोगों का हमारे समाज में, यानी सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी सोशल में अलग अलग ग्रुप है लोगों का। तो अलग अलग ग्रुप का डिमांड भी अलग अलग है, इंटरेस्ट भी अलग अलग है। कोई अपना प्रॉफिट चाहता है, कोई अपनी ज़मीन चाहता है, कोई अपना रेगुलर काम चाहता है। तो सब अपने अपने मतलब से मूवमेंट में ज्वाइन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर गांव की बात करते हैं। तो गांव में अमीर पीजेंट लोग जो थे, अमीर पीजेंट का जो ग्रुप था, जैसे गुजरात में पटीदार हो गए और यूपी में जाट हो गए। तो पटीदार, जाट, ये लोग अमीर पीजेंट थे, ठीक है। ये लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब चूँकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, तो जब डिप्रेशन का टाइम आया, वही 1930 वाला, आपको पता होगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये 1929 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो डिप्रेशन के टाइम पे ये लोग का फसल नहीं बिक रहा था, और ये लोग तो भाई कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, तभी तो बेच बेच कर अमीर हो गए ना किसान लोग। तो अब इनको पैसा आ नहीं रहा है और इनको सरकार को टैक्स भी भरना है, ठीक है। तो इन्होंने सरकार से बोला, गवर्नमेंट से, अंग्रेज़ों से, कि देखिए थोड़ा हम लोग को अभी टाइम दीजिए, हम लोग का अभी बिक नहीं रहा है फसल, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट माना ही नहीं, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि हम कम ही नहीं करेंगे, जितना टैक्स बोलें उतना टैक्स हमको ला कर दो। तो इसके वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे नाराज़ थे, काफ़ी लोग, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, बहुत लोग नाराज़ हो गए। तो यही वजह है कि जो रिच पीजेंट है ना, उन्होंने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने टैक्स देने से बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका टैक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं और मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फॉर रिच पीजेंट द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, ठीक है। हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। हाई रेवेन्यू मतलब ज़्यादा टैक्स था ना, टैक्स बहुत ज़्यादा मांगता था, सब 2 गुना लगान देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो टैक्स ना देने के इसमें ये लोग मूवमेंट ज्वाइन किए थे। लेकिन बिना इन लोग का बात हुए हुए, बिना टैक्स का कम हुए हुए, बिना टैक्स कट हुए हुए मूवमेंट बंद कर दिया गांधी जी ने 1931 में। इसलिए जब दोबारा से गांधी जी ने 1932 में वापस आकर लंदन से शुरू किया था ना मूवमेंट को, तो इन लोगों ने बोल दिया कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि पिछली बार पार्टिसिपेट किए थे कि हम लोग का कम से कम टैक्स कम हो जाए, लेकिन आप लोग बंद कर दिए मूवमेंट, तो इसलिए अब हम लोग नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। पुअर पीजेंट्री की अब बात कर लेते हैं। अब पुअर पीजेंट्री का क्या क्या डिमांड है? तो पहला डिमांड है कि भाई टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स कम देंगे, हम लोग का टैक्स कम कर दीजिए, ठीक है। टैक्स हर किसी से वसूलता था अंग्रेज, सोचो, हर कोई का एक डिमांड कॉमन है कि ये लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं या फिर टैक्स कम करवाना चाहते हैं कि कम हो जाए टैक्स। अब कई सारे छोटे छोटे किराएदार थे जो उसी ज़मीन पे रहते थे जिस पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे। जैसे जो अमीर किसान है ना, उसके आ गए काम मांगने के लिए, तो बोला कि ठीक है, मेरा ये वाला खेत है, ये तुम ले लो, इस पे खेती बाड़ी करना, और उसमें से जो भी उगेगा तो उसका हमको 60% ला के देना या 70%, अब बाकी जो 30 या 40% है वो तुम अपने लिए रखना, ठीक है। और यहीं पे रहना भी, तुम यहीं पे रह भी लो, यहीं पे खेती बाड़ी करो और यहीं पे अपना काम चलाओ। बदले में किराया देना, और किराया देने के साथ साथ जो भी उगाओगे उसका इतना प्रतिशत हिस्सा हमको देना। तो किराया देना, तो इसलिए इनको टेनेंट्स कहा गया है। तो छोटे छोटे जो टेनेंट्स थे, किराएदार लोग थे, जो उस ज़मीन को खेती बाड़ी करते थे, जो उनको ज़मींदार देता था,
तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन के वजह से इन लोग को कमाई नहीं हो रहा था। तो जब कमाई ही नहीं हो रहा था, कहाँ से इन लोग रेंट पे करेगा? रेंट मतलब टेनेंसी। तो इन लोग तो रेंट पे कर नहीं पाएगा, है ना, और ना ही टैक्स भर पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग का जो रेंट है ना, वो रेंट हम लोग का माफ़ हो जाएगा। इवन ये लोग ये चाह भी रहे थे कि जो इनका जो मालिक लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, ज़मीन मालिक, ज़मींदार लोग, तो उन लोग हमारा जो बकाया जो रेंट है, उस बकाया रेंट को माफ़ कर दे। तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो ये लोग मूवमेंट किसका, पता है किसका मूवमेंट ज्वाइन करते थे? सोशलिस्ट लोग का, कम्युनिस्ट का। मतलब वो लोग जो बोलते थे कि हम सब मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, हम सबको ज़मीन मिलनी चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उन लोग के मूवमेंट को ज्वाइन करते थे ये लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो मूवमेंट चलाते थे ना, कि हर गरीब किसान के पास ज़मीन होना चाहिए, हर गरीब किसान को ज़मीन मिलेगा, वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में चलाते थे। और लैंडलॉर्ड जो थे वो तो इंडियन थे, और ये लैंडलॉर्ड जो थे, अमीर पीजेंट लोग, किसान लोग, वो कांग्रेस को पैसा देते थे, फंड देते थे। भैया कोई भी आप पार्टी ले लीजिए, किसी पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए, तो उस पार्टी को फंडिंग चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है मूवमेंट चलाने के लिए, और ये पैसा लैंडलॉर्ड देते थे, ये लोग देते थे। तो इस वजह से कांग्रेस जो है ना, इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। कांग्रेस को डर था कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो इसके वजह से जो रिच पीजेंट लोग हैं, लैंडलॉर्ड लोग हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर फंडिंग ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो रिश्ता था वो ख़राब होता चला गया। खैर, अब बिज़नेस क्लास की बात करते हैं। बिज़नेस क्लास का क्या लेना देना है? तो देखो, जब सब चीज़ नॉर्मल रहता है ना, मामला ठीक रहता है, तो खूब सामान बेच के पैसा कमाते हैं बिज़नेस क्लास के लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेज़ लोग जो है वो तो लड़ाई पे ध्यान दे रहा था। अब जब अंग्रेज़ लोग लड़ाई पे ध्यान दे रहा है, तो फिर इंडिया के मार्केट का डिमांड कौन पूरा करेगा भाई? इंडिया में तो लोगों को सामान चाहिए ना, डेली रोज़मर्रा के लिए, है ना, कई सारा सामान चाहिए, तो इंडिया का डिमांड कौन पूरा करेगा? तब जो इंडियन मर्चेंट लोग हैं, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, इन लोग को मौका मिला कि अब हम लोग, चूँकि अंग्रेज़ उधर बिजी हैं लड़ाई में, तो अब हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, अब हम लोग अमीर हो सकते हैं। तो ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, ठीक है। लेकिन एक न एक दिन तो अंग्रेज़ वापस आएगा लड़ाई ख़त्म होने के बाद। तो ऐसा ही हुआ, 1918 में लड़ाई ख़त्म हुआ। तो जब तक लड़ाई चला, इंडियन वाले ने खूब पैसा कमाया, मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ने। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ लोग वापस से अपने काम पर आए। वापस से काम पर आए तो देखा कि भाई मार्केट तो कोई और चला रहा है, तो इन्होंने कानून बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जिसके वजह से इंडियन जो मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये बिज़नेस ना कर पाए, ठीक है। तो इन लोग ने देखा कि अगर हम मूवमेंट में ज्वाइन करते हैं, अगर हम इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा कुछ डिमांड है। जैसे इनका डिमांड था कि जो अंग्रेज़ लोग बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं ना, फॉरेन गुड्स जो आता है बाहर से, मशीन में बना हुआ जो कपड़ा आता है, तो वो हमारे यहाँ कम से कम आए। अगर बाहर का मशीन का बना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ कम आएगा, तो हमारा बनाया हुआ कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। दूसरा, पहला तो हो गया कि यहाँ पे मत लाओ कपड़ा बाहर का, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग कपड़ा बेच लेंगे। अब दूसरा, इंडिया का तो मार्केट ठीक है, बाहर भी तो ले जाके कपड़ा बेचना है ना इंडिया वालों को। तो इसलिए जो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट, इंडिया का एक्सचेंज रेट, इंडिया का रुपी हो गया, उन लोग का स्टर्लिंग हो गया, तो हम दोनों का एक्सचेंज रेट जो है उसको कम करिए, ठीक है, मतलब उसको ठीक करिए। एक्सचेंज रेट ठीक हो जाएगा तो इससे इंपोर्ट जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है।
अब बिजनेस इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज करना था, मतलब अपना डिमांड मनवाना था लोगों को। अपना डिमांड मनवाने के लिए इन लोगों ने ग्रुप बनाया। कैसा ग्रुप बनाया? इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, देखो एक बात क्लियर माइंड में रख लो, बिजनेस क्लास है तो बिजनेस में मुनाफा चाहिए। मुनाफा तभी होगा, प्रॉफिट तभी होगा जब दूसरा दुकानदार अपना दुकान बंद करे। दूसरा दुकानदार का दुकान कब बंद होगा? जब उनके लिए जो भी चीज़ आसान है यहाँ वो मुश्किल कर दी जाए। जैसे उनके लिए आसान क्या था यहाँ पे? सामान लाकर बेचना, तो उनका यहाँ पे सामान लाकर बेचना बंद करवा दिया जाए। उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है तभी तो वो लोग यहाँ पे सामान लाकर बेचते हैं। सरकार उनको मदद करता है, उनके लिए कम पैसे में यहाँ पे मतलब प्रॉफिट का इंतज़ाम कर देता है, इसलिए उनको फ़ायदा होता है। तो एक काम करो कि यहाँ जो उनको फ़ायदा हो रहा है एक्सचेंज रेट के वजह से, उस फ़ायदे को ख़त्म कराओ। अगर एक्सचेंज रेट सही रहेगा तो हम लोग आराम से अपना सामान बेच पाएंगे, उनका सामान ज़्यादा हमारे मार्केट में नहीं रहेगा। तो अपना डिमांड मनवाने के लिए इन्होंने ग्रुप बना लिया और उस पॉलिटिकल ग्रुप का नाम क्या था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में। ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम पे वॉर ख़त्म हो गया था, वॉर से वापस आ गए थे अंग्रेज़ के बिजनेसमैन लोग, तो वो लोग अब अपना काम धंधे पे लग गए थे। इंडिया वाले को प्रॉफिट ख़त्म होते जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने ग्रुप बनाया 1920 में। और दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन से पहले, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से पहले। तो इन्होंने 1927 में दूसरा ग्रुप बनाया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है। तो फिक्की कब बना? 1927 में। और फिक्की क्यों बना? तो भाई बिजनेस क्लास को अपना जो डिमांड था वो पूरा करवाना था, इसलिए। नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट कौन कौन थे उस टाइम पे? तो उस ज़माने में इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया मूवमेंट को? क्योंकि भैया इनको अपना अपना बिजनेस देखना है, और इनका बिजनेस तभी चलेगा जब अंग्रेज़ों का बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी पैसा लगा मूवमेंट चलाने में, इन लोगों ने पैसा दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ना तो हम इम्पोर्टेड गुड्स को ख़रीदेंगे और ना ही बेचेंगे। कई सारे बिजनेसमैन को लगा कि अगर स्वराज आ जाता है तो फिर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा अंग्रेज़ों का, हम अपने मन से अपना सामान बेच पाएंगे, अपने मन से ट्रेड करेंगे, इससे हमारा बिजनेस खूब बढ़ेगा। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, गांधी जी को वैसे ही वापस लौटना पड़ा। तो इसके वजह से बिजनेस ग्रुप नाराज़ हो गए। बिजनेस ग्रुप को लगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी कोशिश कर लें। ठीक है, हम लोग ज़्यादा अगर करेंगे तो वही होगा जो हमेशा होता है, मूवमेंट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर हमारा ही प्रॉब्लम होगा, हमारा ही बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए छोड़ो, हटाओ, जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि एक और प्रॉब्लम था ना, पहला तो था कि लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और दूसरा सोशलिज़म बहुत ज़्यादा फैल रहा था उस टाइम पे। सोशलिज़म मतलब कि कोई भी प्राइवेट नहीं होगा, कुछ भी, कोई भी इंडस्ट्री, कुछ भी, कोई भी नौकरी प्राइवेट नहीं होगा, सारा नौकरी सरकारी होगा, सब कुछ सरकारी होगा, इंडस्ट्री भी सारा सरकार का हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को भी डर लगने लगा कि अगर आज़ादी मिल गई तो भैया सब जो हमारा प्राइवेट कंपनी है जिससे हम पैसा कमा रहे हो तो फिर सरकार का हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसलिए वो लोग दोबारा वाले में उतना इंथुजियाज्म नहीं थे, इतना मतलब सपोर्ट एक्टिवली नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर की। वर्किंग क्लास का क्या रोल था? तो वर्किंग क्लास जो है ना, इसने पार्टिसिपेट ज़्यादा नंबर्स में तो नहीं किया, हालांकि कुछ जगह पे ये लोगों ने भारी मात्रा में पार्टिसिपेशन किया है। जैसे नागपुर वाला एरिया, नागपुर में खूब लोगों ने, खूब सारे वर्कर ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन उसके अलावा कहीं भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम वही था जो रिच और पुअर पीजेंट वाला प्रॉब्लम था। रिच पीजेंट कांग्रेस का दोस्त बना हुआ था क्योंकि पैसा दे रहा था कांग्रेस को, इसलिए
पुअर पीजेंट के नो रेंट कैंपेन को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। उसी तरह बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे ना, ये लोग दोस्त थे कांग्रेस के, पैसा देते थे, और यही वजह है कि वर्कर्स लोग को बेचारे को अलग रहना पड़ता था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, गांधी जी के आइडिया को अडॉप्ट किया कि हाँ गांधी जी ने ये बोला है, जैसे फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दिया। ठीक है, फॉरेन गुड्स के बाइकआउट के साथ लो वेजेस के अगेंस्ट में भी मूवमेंट करना शुरू कर दिया, पुअर वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे बात किया जाए 1930 के टाइम का, तो 1930 के टाइम पे रेलवे के जो कर्मचारी हैं ना, उन लोगों ने धरना दे दिया, उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। उन लोगों ने बोला कि हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। और 1932 में डॉक वर्कर्स लोग, जो शिप होता है ना, शिप आता है कोस्टल एरिया पे, शिप आता है ना, जहाज़, और फिर यहाँ पे सारा सामान उतारा जाता है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको डॉक वर्कर कहा जाता है। तो उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर दिया। तो 1930 की बात करते हैं एक जगह की एग्जाम्पल के तौर पर, छोटा नागपुर टिन माइंस। तो छोटा नागपुर टिन माइंस में यहाँ पे जो वर्कर लोग थे ना, तो वर्कर लोग गांधी जी का टोपी पहने और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, रैली में पार्टिसिपेट किए, बाइकआउट कैंपेन में पार्टिसिपेट किए। लेकिन वही वाली बात है, ये लोग कितना भी कर रहे थे, कांग्रेस इनको नहीं सटा रहा था। क्यों नहीं सटा रहा था? क्योंकि अगर इनको अपनाएगा, इनके डिमांड को अगर अपने डिमांड में लगाएगा, वर्कर के डिमांड को, तो वर्कर का डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में है। इंडस्ट्रियलिस्ट उनको सही से पैसा नहीं देता है, काम एक्स्ट्रा करवाता है। तो कांग्रेस को लगा कि अगर इन लोग के डिमांड को हम अपने में मिलाएंगे तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज़ हो जाएगा, और वो नाराज़ हो जाएगा तो फिर कैंप करने के लिए हमें फंडिंग नहीं मिलेगी रैली करने के लिए, तो जितना भी कैंपेन वगैरह है सब फेल हो जाएगा। और क्या है कि वेमेन लोग के पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट के टाइम पर। तो होता क्या था कि जब गांधी जी निकले थे ना डांडी मार्च के लिए, तो जगह जगह पे रुकते थे, जगह जगह पे रुक के लोगों को समझाते थे स्वराज का क्या मतलब है। तो वहाँ पे कई सारी औरतें भी आती थी उनकी बात को सुनने के लिए, और उनके बात को सुन के वो लोग मोटिवेटेड हो गई। तो कई जगह पर नमक कानून को तोड़ने वाला जो काम था, सॉल्ट बनाने वाला, तो कई सारी वेमेन ने किया अलग अलग जगह पर। ठीक है, सॉल्ट लॉ को कई जगह पर वेमेन लोगों ने तोड़ दिया। इवन कपड़े के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करना, दारू के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करना, सारे काम किए इन्होंने, और इसी वजह से कई लोग जेल भी गई। तो कौन सी फीमेल थी? अगर शहर की बात करें तो हाई कास्ट की फीमेल लोग थी। ठीक है, हाई कास्ट की फीमेल लोग ये सब काम कर रही थी, धरना प्रदर्शन हो गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना। ठीक है, और गांव की अगर बात करें तो गांव में जो अमीर पीजेंट्स की जो लड़कियां थी ना, वुमेन लोग थी, वो लोग कर रही थी। अब देखो भाई, गरीब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि गरीब लोग को नहीं लगाया जा रहा है सही से। अगर गरीब लोग काम धंधा छोड़कर अगर प्रोटेस्ट करने आ भी रहा है तो कांग्रेस उनके डिमांड को नहीं सपोर्ट कर रहा है, नो रेंट कैंपेन वाला डिमांड को। दूसरा कि अगर गरीब लोग लग जाएगा धरना प्रदर्शन करने में तो उन लोग के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर में अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन ये लोग तो अमीर हैं, इन लोग को तो कुछ काम वाम है नहीं, इवन ये लोग तो फंडिंग कर रहे हैं कांग्रेस को। तो ये लोग खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो शहर में हाई कास्ट फैमिली वाले लोग, फीमेल लोग, और रूरल एरिया में रिच पीजेंट वाली फीमेल लोग। अब गांधी जी ने बोल दिया था कि हमें देश के लिए अपने ज़िंदगी को कुर्बान करना है, तो हमें देश को सर्व करना है, सर्विस टू द नेशन। उन्होंने बोल दिया कि एक औरत की धार्मिक जिम्मेदारी है। ठीक है, धार्मिक जिम्मेदारी, धर्म है औरत का कि वो अपने देश की रक्षा करे, अपने देश को सर्व करे। तो इस वजह से औरतों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन कितना भी कर लिया औरतों ने, उनके कंडीशन नहीं सुधर रहे थे समाज में, लोग उनको वैल्यू नहीं कर रहे थे। इवन गांधी जी ने भी एक बार क्या बोल दिया, गांधी जी ने बोला एक बार कि औरत का फ़र्ज़ है कि अपना घर संभाले, ठीक है, अच्छी माँ बने, अच्छी बीवी बने। तो काफ़ी वक्त तक कांग्रेस मना करती रही कि भैया हम वुमेन को अपने पार्टी में कोई पोजीशन नहीं देंगे। ठीक है, कांग्रेस मना करती रही काफ़ी वक्त तक, कोई भी पोजीशन नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त सुधरेगा, हालात सुधरेगा। सिर्फ एज अ सिंबल वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी कि हाँ देखो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन है,
लेकिन ऑफिशियली कहा जाए कि जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए था, जो पोजीशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट फेल क्यों हो गया, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। अब यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग बने हुए हैं अभी हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कितना मेहनत लग रहा है ना पढ़ाने में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और जो लोग नए हैं ना, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। बस 10 मिनट का क्लास और है, ख़त्म हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो बात करते हैं सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट फेल क्यों हो गया। फेल होने का रीज़न था कि लोगों को पता नहीं था स्वराज का मतलब, क्लियरली डिफाइन नहीं था, और सब लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जैसे अनटचेबल्स लोग उतना इंस्पायर्ड नहीं हुए थे। अनटचेबल्स का एक ग्रुप बना था, ठीक है, 1930 के टाइम पे, और ये ग्रुप जो है अपने आप को दलित कहता था, ऑप्रेस्ड मतलब जिस पर जुल्म हुआ है। और काफ़ी वक्त से कांग्रेस इग्नोर भी करती थी दलित को, मतलब दलित को कोई नहीं सटाता था उतना। नाम ही है ना अनटचेबल, छुआछूत, और जाति तो पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था। कांग्रेस में मैक्सिमम लोग जो थे, तो वो लोग हाई कास्ट के हिंदू थे। हाई कास्ट के जो कंजर्वेटिव हिंदू हैं उनको सनातनी कहा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस को डर था कि अगर हम दलित को इंक्लूड करेंगे तो कहीं इससे जो सनातनी हैं, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट के हिंदू हैं, कहीं ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस उनको नहीं सटाते थे। लेकिन गांधी जी ने इनको सटाया। गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि स्वराज तब तक नहीं मिलेगा, आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अनटचेबल को अपने समाज का हिस्सा ना माने। ये अनटचेबल नहीं है, ठीक है, ये हरिजन है। हरिजन मतलब गॉड के बच्चे, ठीक है, भगवान के बच्चे हैं। तो जब तक इनको नहीं शामिल करेंगे तब तक 100 साल तक भी अगर करते रहिए आप मूवमेंट, धरना प्रदर्शन, स्वराज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इनके लिए स्वराज का क्या मतलब होगा? इनके लिए स्वराज का मतलब होगा कि ये मंदिर में जा सकेंगे, ये उस टंकी से, उस कुएं से पानी पी सकेंगे जिससे बाकी लोग पी रहे हैं, ये उन टैंक्स को यूज़ कर सकेंगे जो टैंक्स को बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं। रोड, स्कूल, जब हर जगह इन लोग को भी बराबरी का मौका दिया जाएगा, तब असल मायने में स्वराज आएगा। इवन गांधी जी ने टॉयलेट भी साफ़ किया। क्यों टॉयलेट साफ़ किया? ताकि लोगों को दिखा सके कि यार इन लोगों का काम कोई ख़राब काम नहीं है। ठीक है, तो आप इन लोगों को सपोर्ट करिए, इन लोगों को समाज से अलग मत करिए। इवन इन्होंने झाड़ू मारने का काम भी किया, भंगी का। अपर कास्ट को समझाया कि अपने दिल को बदलो, जिस नज़र से तुम लोग देखते हो इन लोग को, तो अब ख़त्म करो, पाप है, ठीक है, गुनाह है अनटचेबिलिटी प्रमोट करना, ख़त्म करो छुआछूत के इस सिलसिले को। लेकिन कई जो दलित लीडर्स थे, उन लोगों को लगता था कि उनका प्रॉब्लम जो है इन सब तरीके से सॉल्व नहीं होगा, गांधी जी के तरीके से सॉल्व नहीं होगा। उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा अलग तरीके से। वो अपना अलग सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, ठीक है, दलित लोग। तो दलित लीडर जो थे उन्होंने बोला कि भाई अपना हम लोग क्या करेंगे, अपना पार्टी बनाएंगे, ठीक है, और अपना हम लोग अलग हो जाएंगे। हम लोग को एजुकेशन में, यानी कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, ये सब में रिज़र्व सीट चाहिए, अपना इलेक्टोरेट चाहिए जहाँ पे वोटिंग हमारे ही बंदे करेंगे और लीडर भी हमारे ही लोग बनेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको लगता था कि अगर हमको सरकार में हिस्सा मिल जाए, अगर हमको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लोग मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि उनको लगता था कि गवर्नमेंट में रहकर ही हम अपना हालात सुधार सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके हालात हम अपना नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर, महाराष्ट्र, नागपुर वाले एरिया में पार्टिसिपेशन दिखा, ठीक है, बाकी जगह उतना नहीं दिखा। खैर, अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो 1930 के टाइम पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित्स के लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाया। क्या नाम था? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, इस नाम का ग्रुप बना लिया, पार्टी बना लिया। अब गांधी जी गए थे लंदन, याद ही होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पे गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का झगड़ा हो गया। किस चीज़ को लेकर? सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब हम जहाँ पे हमारे लिए एरिया फिक्स होगा तो वहाँ पे लीडर भी हमारा होगा और वोटर भी हमारा होगा। मतलब इस एरिया में और कोई भी नेता नहीं बनेगा, जो भी नेता बनेगा वो हमारे ही ग्रुप दलित जाति से होगा। ठीक है, दलित ग्रुप से होगा। और जो भी वोट करने वाला होगा वो भी कोई और नहीं होगा, वो भी दलित ही होगा। ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि अपना एक अलग देश में एक अलग हिस्सा हो गया। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि भाई इससे तो प्रॉब्लम होगा, हम तो देश को एक करना चाह रहे हैं लेकिन इससे तो देश अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा। तो गांधी जी वहाँ पे अपोज कर दिए लंदन में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से दोनों में लड़ाई हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, तो नेगोशिएशन फेल हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, दोनों वापस आ गए। अब गांधी जी तो देख रहे थे कि भाई मेरा तो यूनिटी ख़राब हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश क्या देख रहा था? ब्रिटिश देख रहा था कि अगर अंबेडकर की बात को मान लेते हैं तो इससे हम इंडिया को डिवाइड कर देंगे, यहाँ के जनता को बांट देंगे, और डिवाइड कर देंगे अगर एक बार जनता बढ़ गया तो हम उस पर रूल कर देंगे। तो यही तो थी उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। गांधी जी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और जब तक भीमराव अंबेडकर अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। कब तक का भूख हड़ताल? जब तक हम मर ना जाएं। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो हम अपने जान त्याग देंगे, लेकिन हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा दलित लोगों को तो इससे हमारा समाज कभी भी एक नहीं हो पाएगा, कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। खैर, गांधी जी का उस टाइम पे रुतबा था भाई, गांधी जी का एक अलग ऑरा था उस टाइम पे। तो गांधी जी के इस स्टेप से, इस कदम से अंबेडकर साहब को मानना पड़ा गांधी जी की बात। गांधी जी को जाके उन्होंने बोला कि आप अपना भूख हड़ताल ख़त्म कीजिए, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो यही ऐसा ही हुआ। सितंबर 1932 की बात है। सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने गांधी जी के बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ से बात हुआ कि डिप्रेस्ड क्लास जो है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस, आपको पता होगा ना, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में। तो यही बात हुआ कि जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दिया जाएगा, लेकिन वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट से होगा। तो उनका बात क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि वोटर भी हमारा होगा, लीडर भी हमारा होगा। गांधी जी ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। देखो, लीडर तुम्हारा होगा, ठीक है, लेकिन वोटर कोई भी हो सकता है। वोटिंग एवरीवन, सारे लोग करेंगे वोटिंग। ठीक है, वोटिंग सारे लोग करेंगे। तो यही बात हुआ, ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट। ये था कि मेरा ही लीडर, मेरा ही वोटर। लेकिन जनरल इलेक्टोरेट क्या हो गया? जनरल इलेक्टोरेट वहाँ हो गया जहाँ पे सब जनता वोट करेगा। ठीक है, सब जनता। रिजर्वेशन किस में था? लीडर में। लीडर लोग के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया कि जो इलेक्शन होगा उसमें इतना सीट रिजर्व रहेगा, उस सीट पे आप ही के लीडर होंगे, लेकिन वोटर जो है, वोटर सब होंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ आप ही लोग वोट करेंगे, नहीं, वोट सब लोग करेगा उनके लिए। तो इस तरह से दलित लोगों को मिला लिया कांग्रेस ने, और इस तरह से गांधी जी ने हमारे देश की इंटीग्रिटी को बचाया। ठीक है, अब दूसरे तरफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थे। ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना मांग रहे थे, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। ठीक है, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट
एक वक्त था जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी चल रही थी। कौन सा वक्त? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का वक्त। उस टाइम पे गांधी जी ने देखा कि खिलाफत मूवमेंट को अगर नॉन कॉपरेशन में मिला लिया जाए तो इससे हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बनी रहेगी, ठीक। लेकिन जब ये मूवमेंट ख़त्म हुआ ना, जब ये मूवमेंट बंद हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया, तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस से दूर होते चले गए। क्यों दूर होते चले गए? क्योंकि कांग्रेस जो है ना, ये हिंदू महासभा के साथ ज़्यादा इंगेज होने लगी। अब मुस्लिम्स ने देखा कि भाई कांग्रेस तो हिंदू महासभा से इंगेज हो रही है, यानी कि हिंदू रिलीजियस का डोमिनेंस हो जाएगा आज़ादी के बाद, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस वजह से जो रिलेशनशिप था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का, वो वाइडन होता चला गया। जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ये अपना अपना चाहती थी भागीदारी कि आज़ादी के बाद हमारा राज चले, आज़ादी के बाद हमारा राज चले। और यही वजह है कि सब में झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा होने लगा तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस इतना बढ़ गया कि हर राइट के साथ जो दूरी है दोनों समाज के बीच बढ़ती चली गई। और ये दूरी कल्मिनेशन हुआ, यानी कि ये दूरी का रिजल्ट हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बातचीत करने का कोशिश किया, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। एक वक्त पे लगा भी 1927 के टाइम पर, जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में सबने मिलकर विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, उस टाइम पे लगा कि हाँ फिर से यूनिटी बनाई जा सकती है, जैसा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर था। लेकिन नहीं टिक पाया ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। क्योंकि मेन मुद्दा ये था ना कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तब पावर किसके पास जाएगा, तब देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सवाल यही था। और इसी सवाल पे सारा प्रॉब्लम हुआ, सारा पार्टीशन का काम हुआ। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि आने वाले वक्त में लीडरशिप हमारा हो, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। इन्होंने बोला कि अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में और हर वो जगह पे जहाँ पे मुस्लिम जो है आबादी में ज़्यादा हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो इन सब जगह पे हम लोग को रिज़र्व सीट मिले। अगर ऐसा होता है तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमें सेंट्रल असेंबली और जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे सीट रिज़र्व नहीं देंगे, तब हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ज़रूर करेंगे। और क्वेश्चन वही था, सवाल वही है कि फ्यूचर में रिप्रेजेंट कौन करेगा, नेता कौन बनेगा देश का। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो पाया। क्योंकि हुआ क्या, 1928 में सब पार्टी का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जितनी पार्टियां थी सब पार्टी का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। वहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपना ये सब डिमांड रखा। अब ये सब डिमांड रखा तो कांग्रेस उस टाइम पे किसके साथ एसोसिएटेड थी? हिंदू महासभा के साथ। और हिंदू महासभा से लीडर कौन थे? M.R. जयकर, ठीक। तो इन्होंने अपोज कर दिया, इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, इनको रिज़र्व सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए था वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ फेल हो गया। तो जो 1927 में लग भी रहा था, कहाँ गया, हाँ, जो 1927 में लग भी रहा था कि यूनिटी आ सकती है, वो इस एक स्टेटमेंट से इस अपोजिशन से जो M.R. जयकर ने किया वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो लोग आपस में ही एक दूसरे पे शक करने लगे। जितनी कम्युनिटीज़ थी सब आपस में लड़ने लगी, हिंदू मुस्लिम राइट होने लगा, ठीक है। और मुस्लिम्स को लगने लगा कि भाई कांग्रेस तो अब हिंदू महासभा का बात सुन रही है, तो अब हमारा बात नहीं सुनेगी। तो इस वजह से मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मुस्लिम लीडर ने, कि देखो आने वाले टाइम पे यही होगा कि हम लोग माइनॉरिटी होके रह जाएंगे, ठीक है। और जब हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे तो
चूँकि कांग्रेस जो है हिंदू महासभा के साथ मिली हुई है, तो उन लोग का डोमिनेशन होने लगेगा, उनका कल्चर बढ़ने लगेगा और हमारा कल्चर जो है वो ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, माइनॉरिटीज़ का कल्चर ख़त्म होने लगेगा, ऐसा बोल के उन्होंने मुस्लिम्स को अपने साइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यही आगे जाकर पार्टीशन में रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट आज का। फाइनली ये सारा टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वीडियो जो अगला बचा है वो लास्ट वीडियो आएगा और उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना है और लास्ट चैप्टर हमारा होगा नोवेल वाला। ठीक है, नोवेल सोसाइटी वाला। तो बस 2 ही चैप्टर बचा है इसमें, बाकी 2 चैप्टर अगला वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से मैंने सब चीज़ डिटेल में समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और श्योर कीजिएगा कि कोई भी डाउट रहे, आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में सबसे पहले आपका डाउट लेंगे, देखेंगे क्या डाउट है आपका। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। कई लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ेंगे। और एक अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है इकोनॉमिक्स का, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का वीडियो नीचे प्लेलिस्ट दे दिया है मैंने, सारे जितने भी वीडियोज़ हैं ना, जितने भी चैप्टर आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी सिविक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, सबके नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।